हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी की अभ्यास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आज का जो चैप्टर रहेगा वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ एक बेस्ड क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल नए एक पैटर्न के ऊपर जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बोलता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हुई हैं और ये बोल रहा है कि इन 4 में से गलत स्टेटमेंट आपने स्टार्ट करनी है। देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आई होप आप लोगों ने जो है इस साइंस के इस चैप्टर को रिवाइज किया हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर हम बात करें, देखो, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। ये बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, अच्छा थोड़ा सा पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है जी, दैट इज द इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग रे। उस तरह से आपको ये सारा थोड़ा सा 2 चीजें इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पता होनी चाहिए। ये बोलता है दिस लॉ, रिफ्लेक्शन वाला जो लॉ है, ये सभी टाइप के मिरर के लिए, सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है भाई। उसके बाद बात करें, द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड द कनकेव मिरर। यानी कि यहाँ पे ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड शेप में हो, उसको आप क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। लाइक दिस, ये इस तरह से ये बोलना चाह रहा है, ठीक है जी, कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये बोल रहा है कि इस तरह के मिरर को आप कनकेव मिरर कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में बोलता है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल माय डियर। ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास ये जो रिफ्लेक्टिंग, ये जो स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ठीक है जी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस स्फेरिकल मिरर का, उसके अगर हम सेंटर की बात करें तो उसको बोला जाता है पोल। ये आपके लिए स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक, समझ गए मेरी बात? तो इन 4 स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें माय डियर, तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ठीक है जी। ये जो सी वाला है ये भी बिल्कुल सही है और ये जो डी है ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि याद रखिएगा, प्लेन मिरर जो है कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, याद रखिएगा, ठीक है जी। प्लेन मिरर में आपको क्या मिलेगा? वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि बी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि आंसर जो है यहाँ पे आपके सामने बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दैट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है जी, अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सीओसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए, स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने से पहले कुछ एक टर्म्स का पता आपको होना चाहिए, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, माय डियर फोकल लेंथ हो गया। इस तरह के कुछ एक टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म्स हैं, जिनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी हम उनको देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। देखो, बोलता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये बोल रहा है स्फेरिकल मिरर की ये बात कर रहा है, चाहे कनकेव की बात कर लें, चाहे आप कन्वेक्स की बात कर लें, ठीक है जी, चाहे आप कनकेव की बात कर लें, चाहे कन्वेक्स की बात कर लें, उसका जो स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस रहेगा माय डियर, ये एक तरह से आप बोल देंगे कि एक स्फीयर का ही हिस्सा है, ठीक है जी। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा? एक स्फीयर का ही हिस्सा बन जाएगा। और ये बोलता है कि द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, अब इस पर्टिकुलर स्फीयर का जो सेंटर है माय डियर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली स्टेटमेंट।
दूसरी में बोलता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर एंड इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपका मिरर का हिस्सा नहीं होती, और दूसरा बोल रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से भी बाहर होता है। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है आपने, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तीसरी स्टेटमेंट बोलता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो कनकेव मिरर होता है उसके फ्रंट में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिलेगा। तो भाई अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है जी, तो यहां पे ऑप्शंस में 1 and 2 ओनली है, 3 ओनली है, 1 2 3 ओनली है कि तीनों ही गलत हैं, या डी फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है माय डियर वो हो जाएगा डी, यानी कि ये जितनी भी स्टेटमेंट आप लोगों के पास दी हुई हैं वो सारी की सारी बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इन सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, उसमें हम इन सभी चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इन सारी चीजों को जो है हम लोगों ने देखना है। तो ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोला जाता है उसको, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद द अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर बोलता है द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल। याद रखिएगा यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज आर इज इक्वल टू 2f की यहां पे बात करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर ये पोल है और अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस जो है, जो प्रिंसिपल फोकस है माय डियर, वो क्या होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है। ठीक है जी, तो अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहां भी कोई भी नहीं है भाई, तो इसका आंसर भी आपके सामने क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सभी की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल सही हैं। समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, प्लेन लेंस तो प्लेन माफ कीजिए स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, ठीक है जी, तो प्लेन मिरर में तो सिंपल सी है कि आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये बात हो रही है कनकेव मिरर की, ठीक है जी, और ये है आपका कन्वेक्स मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का ये जो ब्लू कलर है माय डियर, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है जी, यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। तो कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, दोनों के लिए ही ये टर्मिनोलॉजी सेम रहेंगी। सबसे पहले देखते हैं पोल को, ठीक है जी, पोल तो बिल्कुल सही बात है माय डियर। अगर हम पोल की बात करें तो पोल जो है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके सेंटर की ये बात कर रहा है, ठीक है जी। पोल जो है इट इज नथिंग बट ये आपका सेंटर हो जाता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस मिरर का उसका ये सेंटर हो जाता है। तो पहली टर्म हो गई आपकी पोल। उसके बाद दूसरी आती है माय डियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये जो है एक सेंटर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या करेगा, एक स्फीयर जो है ये बनाता है भाई, ठीक है जी। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है जी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी, तो सेम भी आपको यहां देखने को मिलेगा। इसको भी क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसके बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है माय डियर प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है जी। प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस जो है यहां पे आप देख रहे हैं दैट, या देखो प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितनी भी रेज आएंगी माय डियर, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है जी, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा फिर से, इंसिडेंट, जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं, जितनी भी रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेंगी उसको आप बोलेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है जी, जितनी भी रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को बोलेंगे आप लोग प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। दूसरी बात यहां पे करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है माय डियर, इट इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ध्यान से देखिए तो ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है, ठीक है जी, तो इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इसका जो रिलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा 2f। यहां पे f जो है, f इज नथिंग बट ये आपकी फोकल लेंथ हो जाती है। ठीक है जी, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या हुआ, देखो फोकल लेंथ को ध्यान से समझिए माय डियर। यहां पे देखो इस पर्टिकुलर चीज को फिर से लिख देता हूं मैं। अगर तो इस चीज को आप देख रहे हैं, दैट इज द r इज इक्वल टू 2f। ठीक है जी, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है जी, ये चीज आपको देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर r जो है ये है, ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं जो f होगा, जो फोकल लेंथ होगी, वो इसका हाफ हो जाएगा। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ वे। ठीक है जी, फोकल लेंथ सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए, लेंस से इमेज के बीच का जो दूरी होती है उसको आप फोकल लेंथ वैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस लेंस का क्या होता है, ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको होना चाहिए। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। बोलता है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने बतानी है। द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। बात हो रही है कनकेव मिरर की। ठीक है जी, कनकेव मिरर की बात हो रही है कि जो इमेज बनाता है कनकेव मिरर वो हमेशा ही रियल और वर्चुअल होती है, पहली बात। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, अगर वो आपकी पोल और फोकस के बीच में हो, तब क्या होता है, इमेज आपकी रियल नहीं बनेगी। ये इसका बोलने का मतलब है कि कनकेव मिरर जो है वो हमेशा ही रियल एंड माफ कीजिएगा, रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है वो आपका बनाता है। हालांकि यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे इन्वर्टेड होना था। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन आती है जहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। ठीक है जी, यानी कि अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो आपकी पोल और फोकस के बीच में हो, तब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा, इमेज रियल नहीं बनेगी। दूसरा बोलता है द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तीसरी बात, जो डेंटिस्ट होते हैं माय डियर, दे यूज द कनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट माय डियर। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं भाई कनकेव मिरर को। बोलता है द कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, यानी कि रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल का, उसमें आप लोग यूज करते हैं भाई कन्वेक्स मिरर।
ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दिए हैं और करेक्ट पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो कन्वेक्स और कनकेव मिरर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। पोल क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट का अगर हम मिरर की बात करें, ठीक है जी, अगर कनकेव मिरर की अगर हम बात करें माय डियर, ठीक है जी, अगर तो हम कनकेव मिरर की बात करें तो इस कनकेव मिरर के लिए कुछ एक कंडीशंस जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगी। जैसे कि मान लीजिए कनकेव मिरर में, हालांकि हमने देखा कि क्या है, इमेज जो है कनकेव मिरर आपका रियल और इन्वर्टेड ही बनाएगा। ठीक है जी, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें ये इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखो पहली कंडीशन में बोलता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस किस तरह की इमेजेस बनाएगा, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहां पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनिटी के ऊपर है, तो ये बोलता है कि जो इमेज की पोजीशन होगी, यानी कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी माय डियर फोकस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह की स्टेटमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं कि लेट अस सपोज दैट द पोजीशन ऑफ इमेज, position of the object is at infinity, then the image is formed at what position in case of concave mirror। इस तरह की सिचुएशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस टेबल को भी आपने ध्यान से देखना है। तो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो क्या होगा, तो इमेज जो है वो आपकी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगी। दूसरी बात, साइज जो होगा उस इमेज का इट इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज में ये बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ये बिल्कुल पॉइंट साइज में जो है इमेज आपकी बनेगी, पहली कंडीशन। दूसरी बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए बियॉन्ड सी है, व्हाट दैट मींस, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बोल रहा है ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, ये बोलता है माय डियर कि अगर तो आपकी इमेज जो है वो आपकी सी से पीछे है, यहां इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है पीछे, यानी कि सी के बियॉन्ड अगर आपको इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा, ये सारे केस आपको याद होने चाहिए। उस केस में बोलता है कि जो इमेज बनेगी, कनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा आपका बिटवीन एफ एंड सी। दैट मीन्स जो इमेज बनेगी माय डियर, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, वो इमेज जो बनेगी वो बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहां पे आपको फोकस देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो है ये पर्टिकुलर इमेज आपकी मिलेगी। और दूसरा याद रखिएगा, रियल और इन्वर्टेड, बिल्कुल यहां भी देखेंगे तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी और साइज जो होगा वो आपका डिमिनिश्ड होगा। तीसरी कंडीशन समझिए, बोलता है कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने कन्वेचर पे रखा है, अगर तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, ठीक है, तो इमेज जो है वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी, लेकिन आप देख लीजिए इन्वर्टेड होगी। और हाँ, एक और बात याद रखिए कि सेम साइज की होगी। तो आपसे इस तरह की कंडीशंस भी पूछी जा सकती हैं कि वह कौन सी पोजीशन होगी कनकेव मिरर की जिसमें जो साइज ऑफ इमेज होगा वो आपका सेम रहेगा। यानी कि अगर इमेज जो, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो कनकेव मिरर जो है वो आपका सेम साइज की इमेज ही बनाएगा। ये भी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद बोलता है अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जो है आपका मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और ये बोलता है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इन दोनों के बीच में है,
ठीक है जी। तो क्या होगा, इमेज जो है वो आपकी सी से पीछे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी और एनलार्ज्ड होगी, याद रखिएगा, और बड़ी इमेज ये बनाएगा। रियल और इन्वर्टेड तो खैर होना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बोलता है कि एट एफ, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल सपोज आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेट अस सपोज कि कनकेव मिरर का केस है और ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के यानी कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? तो माय डियर, इमेज की पोजीशन जो है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है जी। और इमेज का साइज जो है वो हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ी एक इमेज दिखेगी और रियल एंड इन्वर्टेड तो होना ही है। क्वेश्चन की डिमांड थी जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि रियल और इन्वर्टेड तो बनाता है, लेकिन एक केस आता है, बिल्कुल भी अगर तो आपका ऑब्जेक्ट माय डियर ये बोल रहा है कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, अगर तो ऑब्जेक्ट आपका पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो क्या होगा? याद रखिएगा, इमेज जो है इसकी पोजीशन आपकी बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। और दूसरी बात, इमेज का साइज भी एनलार्ज्ड होगा, लेकिन इमेज जो है माय डियर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये भी एक कंडीशन बनती है, ये सिर्फ एक कंडीशन है जिस केस में कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर माय डियर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्टेड इमेज जो है वो बनाता है, ठीक है जी। यानी कि ये एक तरह से प्लेन मिरर की तरह ही काम करेगा। चलिए उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं भाई कन्वेक्स मिरर की। देखो कन्वेक्स मिरर में हम सिर्फ दो सिचुएशंस को ही कंसीडर करते हैं हमेशा। पहली तो कंसीडर हो जाती है आपकी कि इन्फिनिटी। मान लीजिए कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है। तो उस केस में याद रखिएगा कि जो इमेज की पोजीशन रहेगी वो आपकी रहेगी बिहाइंड द मिरर और फोकस के ऊपर ही बनेगी। याद रखिएगा, इमेज जो है वो आपकी क्या होगी? बिहाइंड द मिरर और फोकस के ऊपर बनेगी। और दूसरा वर्चुअल होगी, पॉइंट साइज होगी और इरेक्ट होगी। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो कन्वेक्स मिरर है माय डियर वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसीलिए इसको यूज किया जाता है माय डियर रियर व्यू में, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखेंगे अगर तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की बिटवीन द इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, ये आपका इन्फिनिटी आ गया, ये पोल के बीच में है ना, तो यहां पे आप समझ लीजिए कि ये इन्फिनिटी, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है जी। और बनेगी भी कहां? बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है जी। इन्हीं दोनों के बीच में जो है इमेज बनेगी। ये फोकस आ गया आपका और ये आपका पोल आ गया, इन दोनों के बीच में ही ये पर्टिकुलर इमेज बनेगी। और इस इमेज का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा और वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो इमेज बनाएगा। देखिए माय डियर, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी एक तो हमने बना लिया कि भाई मान लीजिए ये सिचुएशन दी है, तो आपसे हर एक सिचुएशंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से मैं बात बताऊं कि रिफ्लेक्शन पर्टिकुलरली इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनता है, पोजीशन ऑफ इमेज से ही बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव और कन्वेक्स मिरर से ही बनता है। तो इस चार्ट को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है जी। उसके बाद करते हैं बात नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे हम लोगों को एक लिस्ट दी गई है, ठीक है जी, और उस लिस्ट में हम लोगों को बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। देखो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए जब भी कोई पर्टिकुलर लाइट अगर अपना मीडियम चेंज करेगी, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल वैक्यूम से अगर वो पानी की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर पोजीशन है, लाइट जो है वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करेगी,
ठीक है जी। यानी कि उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग कि इसने क्या किया, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट किया, थोड़ी सी पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, अब कितना चेंज किया है उस चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हर एक मटेरियल का, मैं आपको बताऊं तो हर एक मटेरियल का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्रैक्शन में आपको यही इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट देखने को मिलेगा। देयर इज नो नीड टू कि लेंस में क्या है, क्योंकि लेंसेज की अगर मैं बात करूं, चाहे आपका कनकेव लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, जो अभी हम लोगों ने चार्ट देखा उसी चार्ट के ऊपर बेस्ड है। कनकेव लेंस भी वैसी ही इमेजेस बनाएगा, कन्वेक्स लेंस भी वैसी ही इमेजेस बनाएगा, बिल्कुल सेम ही है दोनों। तो आपको मिरर को अच्छे से करना है भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यहां पे देखो लिस्ट 1 में मटेरियल दिया है, ठीक है जी, और दूसरे में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। बोलता है ए में देखो अल्कोहल है, डेंस फ्लिंट ग्लास है, केरोसिन है और आपका टर्पेंटाइन ऑयल है भाई। ठीक है जी, तो ये 4 दिए हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.47, 1.44, देन 1.65 एंड 1.36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो हर एक मीडियम का अपना अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है जी, आपकी एनसीईआरटीज में कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, वहीं से एग्जाम में भी क्वेश्चन आना है अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया तो आप देखिएगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर तो आप अल्कोहल की बात करें, ठीक है जी, तो अल्कोहल का जो पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है माय डियर, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें पर्टिकुलर डेंस फ्लिंट ग्लास की मैं बताऊं तो डेंस फ्लिंट ग्लास जो है ये आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1.65। ठीक है जी, तो यानी कि बी के साथ जो है हम लोगों ने मिलाना है तीसरा। ठीक है, तो वहीं पे आप देखेंगे कि अल्कोहल का 1.36 हो जाएगा। केरोसिन जो है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.44 होता है भाई। ठीक है जी, और डी अगर हम इस ऑयल की बात करें तो ये 1.47 आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि कोई एक आपका किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी रखा जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से आना है, एनसीईआरटी से ही आना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो हो जाएगा जी बी। ठीक है जी, अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ ये टेबल जो है आपके लिए दिया हुआ है एनसीईआरटीज ने, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग मटेरियल का देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एयर की बात करें तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज 1.0003 माय डियर। ठीक है जी, वैसे ही इन 4 का आपने याद रखना है, यानी कि आइस हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल और केरोसिन। आइस का 1.13 होता है, वाटर का 1.33 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है और केरोसिन का 1.44 आपको देखने को मिलेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से स्टेटमेंट में एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप यहां पे देख लेंगे। ठीक है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की बात करें तो इसका 1.46 हो जाएगा। ठीक है जी, बेंजीन की बात करें 1.50 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि इस टेबल को आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन यहां से बन गया तो यहीं से इसी पर्टिकुलर टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें डायमंड की तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा 2.42 आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट हमने निकालनी है। इसमें पावर ऑफ लेंस की बात ये करता है। ठीक है जी, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की पावर जो है किस पर्टिकुलर उसमें यूनिट में ना मेजर की जाती है एंड ऑल दीज थिंग्स। बोलता है द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी कि पावर जो है लेंस की उसको हम मेजर करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। देखेंगे द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो डायोप्टर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर
फोकल लेंथ, यानी कि पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी जो हो जाता है एक तरह से इनवर्सली ही आप बोल लीजिए कि फोकल लेंथ का इनवर्सली ही ये होता है। और ऐसा यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होती है। तीसरी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, द ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब्ड द लेंस हैज पावर इक्वल टू +2D। अगर मान लीजिए प्लस वाला लेंस जो है ऑप्टिशियंस यानी कि जो आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको +2D का लेंस लगेगा, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो आपको एक कन्वेक्स लेंस जो है वो प्रेस्क्राइब कर रहा है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, याद रखनी है। ये चारों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, चारों की चारों बिल्कुल सही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, इसके लिए जो पावर होती है इसकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपने याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, ठीक है जी, अगर हम बात करें कनकेव लेंस की तो इसकी पावर जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगर पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन बना, यही चार वो स्टेटमेंट हैं जहां से आपको क्वेश्चन वो पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, दिस इज आपका सी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। तो माय डियर ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो हम बात करेंगे ह्यूमन आईज के ऊपर। उसी में हम लोग देखेंगे वेरियस डिफेक्ट ह्यूमन आईज के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो भी एक लेंस का ही काम करता है। ठीक है जी, इस चैप्टर में आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन से जो भी पर्टिकुलर लेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है आपका मिरर वाला, और मिरर को आपने थोड़ा अच्छे से करना है। अगर तो वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू अगेन।